ठीक है बच्चों, ठीक। तो बच्चों होमवर्क में तो थोड़ा बहुत ही था, उससे पहले देख लेते हैं, फिर आगे की चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों। तो बच्चों होमवर्क में एक बार मुझे बताएं बच्चों, बताएं फर्स्ट एक्सरसाइज, इसमें अगर कुछ भी दिया हो जिसमें डाउट हो, थर्ड, ठीक है। और बोलो बच्चों, फर्स्ट एक्सरसाइज में जो भी दिया हो जिसमें डाउट हो, ठीक है। देखते हैं बच्चों, फर्स्ट पहले देख लेते हैं, मतलब फर्स्ट में थर्ड, साइकिलिस्ट स्टार्ट फ्रॉम सेंटर ओ, ठीक है, ऑफ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर रीचेज पी। तो बच्चों यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पहुँचा, देन अलोंग पी क्यू, बच्चों यहाँ से इधर पहुँचा एंड रिटर्न क्यू, यहाँ वापस आ गया। इफ राउंड ट्रिप टेक 10 मिनट्स, 10 मिनट उसने लिए, द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज स्पीड। तो देखो नेट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही हो गया, वहीं की वहीं आ गया। अब एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, तो देखो ये आर, ये आर पूरा 2 पाई आर, आधा पाई आर, ये पाई आर बाई 2, तो टोटल डिस्टेंस आर प्लस पाई आर बाई 2 प्लस आर अपॉन टाइम। तो टाइम 10 मिनट है, उसको आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो 1/6 आवर्स, ठीक है। अब रेडियस तुम्हें कितनी दे रखी है, 1 किलोमीटर। तो देखो 2r यानी कि 2 प्लस पाई बाई 2 अपॉन 1/6, 6 ऊपर भेज दो तो 12 प्लस 3 पाई, 12 प्लस 3 पाई, 12 प्लस देन डी वाला है ना, हाँ ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों कहीं कोई डाउट हो फर्स्ट एक्सरसाइज में, और कोई दिक्कत बच्चों। सेकंड, इसमें जो भी मैंने दिया उसमें बोलो बोलो, फिफ्थ, ठीक है। कृष्णा बोलो तुम क्या कह रहे हो। अच्छा और कोई बच्चों सेकंड में, 10th में डाउट है, देख लेते हैं। ओके बच्चों सेकंड में फिफ्थ, ठीक है। बच्चों देखो स्पीड ऑफ ए बॉडी मूविंग सर्कुलर पाथ ये है। तो बच्चों स्पीड सर्कुलर पाथ में ये है बच्चों, कृष्णा समझो इधर, स्पीड बच्चों ये है। तो मुझे देख के बताओ बच्चों, ये स्पीड तुम्हें कांस्टेंट दिख रही है कि वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट। देखते हैं बच्चों, देखो अगर मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखूंगा तो वो ये 2 होगी, सेंट्रीपिटल बच्चों लिखूंगा तो 4t², और रेडियस कुछ दिए इन्होंने को r मान लो, कोई नहीं। अब अगर मैं ओवरऑल एक्सेलरेशन लिखूंगा तो दिस स्क्वायर प्लस 64 t की पावर 4 अपॉन r² का अंडर। तो बच्चों ओवरऑल एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा। तो पहला मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट गलत है, मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस सही है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट। तो वो सोचेंगे अभी, एंगल बिटवीन इंक्रीजेस, दो चीजें हैं तो वो देखते हैं बच्चों। यहां अपना सेंट्रीपिटल, यहां टेंजेंशियल, टेंजेंशियल बच्चों 2, और स्पीड बच्चों इधर, ठीक है। तो नेट बच्चों यहां आ जाएगा, नेट यहां आ जाएगा। एसी बच्चों अपने पास ये है, टेंजेंशियल ये है। तो मुझे एंगल कहां से निकालना है, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, मतलब ये वाला एंगल। तो tan थीटा बच्चों परपेंडिकुलर बाई दिस, तो दिस अपॉन दिस यानी कि 2t² बाई आर। तो बच्चों tan थीटा ये निकला है, तो टाइम बढ़ेगा तो एंगल बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो एंगल बढ़ेगा। तो अब अगर मैं ऑप्शन देखता हूं तो डी ऑप्शन मेरे पास सही है। तो बच्चों एक अपना डी सही आया, बी, हाँ दोनों सही है, बी और डी। अब बच्चों एक बार चेक करो इस फिफ्थ में कहीं कोई दिक्कत लग रही है
फिफ्थ में बच्चों कहीं कोई दिक्कत लग रही हो आराम से पूछो। वापस बोलो, इसी में ना, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन इंक्रीजेस, तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ये निकला, तो टाइम बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन अपना क्या होगा, बढ़ेगा, बस वही दिया, ठीक है। और देखो बच्चों, अब बच्चों हम आते हैं इसके बाद 10th नंबर पे, ये रहा 10th, कार मूविंग अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक रेडियस ये फ्रॉम रेस्ट एट 3। तो बच्चों ये सर्कुलर ट्रैक रेडियस 50, एक्सीलरेशन बच्चों जो हमें दे रखा है वो है, हाँ टेंजेंशियल है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कंसीडर सिचुएशन व्हेन कार सेंटीपीटल एक्सीलरेशन इसके बराबर है, द एंगल अराउंड द ट्रैक डज द कार ट्रेवल इज 1 रेडियन। तो देखते हैं बच्चों, इनका ये कहना है कि देखो टेंजेंशियल 3 है और सेंट्रीपिटल भी कितना है, इसी के बराबर है, मतलब 3 है। तो AC बच्चों होता है v²/r, वो 3 है। रेडियस बच्चों 50, तो 150, v बच्चों √150 आया। ये क्लियर है। अब इन्होंने बोला है द एंगल अराउंड द ट्रैक डज द कार ट्रेवल इज 1 रेडियन। तो बच्चों v ये है, तो ओमेगा होगा v/r √150 और रेडियस 50। तो बच्चों 50 से डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा √3/50। बोलो बच्चों कहीं कोई मिस्टेक? अब एंगल निकालना, तो एंगल बच्चों अगर मैं निकालता हूं तो v² = u² + 2as, तो v² 3/50, u² 2 अल्फा, अल्फा बच्चों a/r, a कितना है 3, रेडियस 50 और एंगल v² = u² 2as। अब बच्चों देखो 3 और 50 कट गए, तो एंगल अपने पास 1/2 आ गया। 1/2 इन्होंने क्या बोला है 1, वो गलत है, वो गलत है। अब नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ कार टोटल एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। तो बच्चों 3 सेंटीमीटर है, 3 टेंजेंशियल है, दोनों 90 पे हैं, तो 3√2, वो ठीक है। टाइम इलेप्स बिफोर दिस सिचुएशन, ये टाइम निकालना, टाइम, तो v = u + 80, v = u + 80। तो v अपने पास बच्चों क्या था √3/50, u0, एक्सीलरेशन बच्चों a/r, तो 3/50 टाइम, तो टाइम बच्चों देखोगे √50/3, ये कितना दिया है, ठीक है वो भी सही। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ड्यूरिंग दिस मोशन, तो बच्चों आधा रेडियन एंगल निकला था, एंगल कितना निकला था, आधा रेडियन। तो डिस्टेंस बच्चों हो जाती है आर्क लेंथ, जो कि r थीटा होगा, r बच्चों कितना है 50, थीटा 1/2, तो 25, वही आ रहा है, मतलब ठीक है। अब बच्चों एक बार चेक करो इसके किसी भी ऑप्शन में कोई दिक्कत लग रही है, ठीक है बच्चों। चले आगे, फिर मुझे बताओ बच्चों सेकंड एक्सरसाइज में कोई भी और डाउट जो मैंने दिया हो। 9th देख लेते हैं। देखो, ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 3 मीटर सच दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये है। एक्सीलरेशन बच्चों 2 सेकंड पे निकालना, एक्सीलरेशन 2 सेकंड पे निकालना, ठीक है। देखो बच्चों डिस्टेंस तुमको क्या दी है, t²/2 + t³/3, इसका डिफरेंशिएशन 2t/2 3t²/3, ये कट गए, ये कट गए, इसका डिफरेंशिएशन 1 + 2t, ठीक है। अब टाइम बच्चों कितना दिया है 2 सेकंड, रखोगे कितना आया 7। अब ध्यान से समझो, जल्दबाजी में आप टिक कर सकते हो, इसमें 7 है नहीं, हालांकि याद करो बच्चों ये क्वेश्चन शायद से 2-3 बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, थोड़ा बहुत डेटा चेंज करके। तो जनरली अधिकतर बच्चे इसमें क्या करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट किया, 2 बार डिफरेंशिएट किया, टाइम रख दिया, आंसर। लेकिन बच्चों वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा, क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन।
तो अब अगर मैं इसमें टाइम जो इन्होंने 2 सेकंड दिया है वो अपने पास होगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, क्योंकि ये डिस्टेंस है उसका डिफरेंशिएशन स्पीड है और स्पीड का डिफरेंशिएशन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बच्चों कितना आएगा 5, ठीक है 5। अब मान लो मैं सेंटीमीटर निकालता हूं, तो सेंटीमीटर बच्चों होगा v²/r। तो बच्चों 2 सेकेंड दिया है ना, 2 और 4 6, तो 6 का स्क्वायर और रेडियस क्या दिए 3, तो ये आ गया 12। अब नेट एक्सीलरेशन हो जाएगा दोनों का स्क्वायर अंडर रूट, तो 5² 12² वो अपने पास आएगा 30। समझ पाए बच्चों? अभी इसमें कोई दिक्कत? तो बच्चों अभी इसमें कोई कंफ्यूजन? समझ गया ना? ठीक है, ओके बच्चों मुझे वापस बताओ सेकेंड एक्सरसाइज में कोई भी और डाउट जो मैंने दिया हो? ठीक है, 4 शायद 4A से कुछ दिया हो, उसमें कोई डाउट बच्चों? 9, ठीक है, और कोई? 9 10th है ना? अच्छा 10th में डाउट है, हाँ ठीक है। तो 4A बच्चों उसमें मैं 10th नंबर डिस्कस कर रहा हूँ, 4B 9 10th, ठीक है। देखते हैं बच्चों, ठीक, इसे बच्चों हटा देता हूँ। देखो एक क्लॉक हैज दिस मच 75 60 सेकेंड एंड मिनट एंड ये सब ठीक है, 30 मिनट की ड्यूरेशन है, ठीक है। विल ट्रेवल x डिस्टेंस मोर देन द मिनट हैंड। देखो बच्चों ये 75 वाली सेकंड की है, ये ऐसे चक्कर लगा रही है बच्चों। 30 मिनट में ये कितने चक्कर लगाएगी 30। फिर 60 सेंटीमीटर की मिनट की है, ये 30 मिनट में कितना चक्कर लगा पाएगी आधा। अब ये कितना डिस्टेंस ज्यादा चलेगी वो निकालना, इसका टिप कितना डिस्टेंस ज्यादा चलेगा वो निकालना। तो एक चक्कर में चलेगा 2 पाई, आंसर सेंटीमीटर में कि किसमें? मीटर में। तो 2 पाई इंटू 0.75 और इंटू 30 चक्कर में ये इतना चलेगी। देखो 1 मिनट में 1 चक्कर, तो 30 मिनट में 30 चक्कर। इसकी कहानी देखोगे तो ये चलेगी पाई इंटू 0.6, बस ये आंसर होगा। समझ गया ना? इसने टोटल चला 2 पाई आर, ऐसे 30 चक्कर, इसने चला पाई आर, आधा चक्कर मतलब 2 पाई आर का आधा, तो पाई आर, और इससे आंसर आ जाना चाहिए। हाँ मेरे हिसाब से मैच कर जाना चाहिए, ठीक है ना? और बोलो कोई कंफ्यूजन हो? ठीक है, तो बच्चों जो लास्ट टर्म पे मैंने दिया उसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, चलें आगे बच्चों। अच्छा ये तो फिर चेक कर लेते हैं, नहीं अगर ऐसा है तो फिर मैं वो चेक कर लेता हूँ। आप बोलो। देखो पाई कॉमन ले लिया, 1.5 तो 15 थी 45 माइनस 0.6, ठीक है। अब देखो इसको एक बार 3 के आसपास माने, 0.6 को छोड़ देते हैं, तो 45 90 लगभग 135 140 45 के आसपास। अच्छा 39 और ये दोनों आसपास दे रखे हैं। देखो 139.4 और 140.5 ये दोनों काफ़ी पास पास दे रखे हैं। तो एक काम करता हूँ बच्चों, मैं कैलसी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक, क्योंकि उसमें टाइम बर्बाद करने का फिर मतलब नहीं है। अगर ऑप्शन दूर दूर होते तो कोई दिक्कत नहीं। पाई तो 3.14 ले लो या 22, उससे तो इतना फर्क नहीं पड़ता। 139.4 3.14 लोगे 139.4 ये आ रहा है। अब ये अगर मैच करोगे तो वो सी से मैच कर रहा है, वो ठीक है। तो बच्चों इसमें दिक्कत ये कि 2 ऑप्शन बहुत पास पास दे दिए और सही आंसर भी बिल्कुल वहीं कहीं आ रहा है, तो इसमें कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, प्रॉपर तरीके से ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। चलें आगे बच्चों, ठीक है। अब बच्चों जो अपना टॉपिक चल रहा था वो फिर हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।
तो बच्चों एक ये वाला क्वेश्चन फिर आप इसमें अटेम्प्ट करें। जैसे बच्चों एक्सीलरेशन 37 डिग्री पे है, स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, आपको नेट एक्सीलरेशन या एक्सीलरेशन की वैल्यू बताना है। एक बार ट्राई करो फिर मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। रेडियस हाँ होनी चाहिए, एक सेकेंड। वी स्क्वायर बाई आर, हाँ रेडियस चाहिए पड़ेगी, सही कह रहे हो। रेडियस बच्चों आप मान लो 5 मीटर, रेडियस 5 मीटर। कितना आ रहा है देख लेते हैं अभी। 100, जस्ट ओके कर लिया। ओके गौरव तुम बताओ तुमने कैसे किया है। सर उसका कंपोनेंट a cos 37 जो है v स्क्वायर बाय r के बराबर होगा। बिल्कुल सही है, तो सही है बच्चों। देखो a इसका इधर कंपोनेंट अगर मैं निकालता हूं तो a cos 37 4a बाई 5, तो बच्चों जो इधर कंपोनेंट है वो सेंटीपिटल होता है और वो किसके बराबर होना चाहिए, वी स्क्वायर बाई आर के। तो हम बोल सकते हैं कि 4a बाई 5 20 का स्क्वायर अपॉन रेडियस 5, तो 4a बाई 5 20 का स्क्वायर बच्चों 400 और ये 5 5 कट गए तो एक्सीलरेशन बच्चों 100। बाई चांस इसमें अगर टेंजेंशियल पूछा जाता है तो वो भी निकाल सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं। बोलो बच्चों इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब बच्चों जैसे आप अपने मॉड्यूल से देखना बच्चों, पेज या एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 4, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 4, इसे बच्चों एक बार ट्राई कर लो फिर मैं डिस्कस करता हूँ। बच्चों इस क्वेश्चन में तो किसी को डाउट नहीं ना, ठीक है। अब तो बच्चों दो फॉर्मेट में आंसर निकालना है, एक तो डिस्टेंस के फॉर्मेट में और एक टाइम के फॉर्मेट में। बच्चों जो क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी है उसके अकॉर्डिंग ट्राई करो कि क्या दिया और क्या करना है।
कोई एक आध पार्ट सॉल्व हो पाया हो। बोलो बच्चों। चलो बच्चों मैं डिस्कस करूं, ठीक है। बच्चों देखो क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिया है, ए बॉडी मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विथ डिसेलरेशन सो दैट एनी मोमेंट ऑफ टाइम टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जीरो पे वेलोसिटी v नॉट है, किसी टाइम t और डिस्टेंस पे वेलोसिटी निकालनी है। क्लियर है बच्चों? तो क्वेश्चन में जो दिया है कि भाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड बराबर। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बच्चों होता है v स्क्वायर बाई आर। टेंजेंशियल बच्चों अगर मैं लिखूंगा तो dv बाई dt। ये क्लियर है? बट बच्चों इसमें एक मिस्टेक होने के चांस होते हैं, हमें यहाँ माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें डिसेलरेशन दिया है, तो ये माइनस कंसीडर करना पड़ेगा। ये पहली मिस्टेक होने के चांस होते हैं। अब मुझे टाइम के फॉर्मेट में चाहिए तो मैं यहीं से सीधा निकाल सकता हूँ। तो माइनस का dv अपॉन वी स्क्वायर dt बाई आर। जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी v नॉट, जब टाइम t है तो वेलोसिटी v। 1 बाई वी स्क्वायर का माइनस का 1 अपॉन वी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 बाई वी, वी नॉट से v t बाई आर, लिमिट रखोगे t बाई आर माइनस जीरो, तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई वी नॉट टी बाई आर। बच्चों एडजस्ट करोगे तो, या चलो सॉल्व कर ही लेते हैं। 1 बाई वी बच्चों इस साइड लेके आओगे तो t बाई आर प्लस 1 बाई वी नॉट, ठीक है। तो आंसर किस फॉर्मेट में चाहिए? इस तरह से चाहिए। हाँ वो भी देख लेते हैं। देखो अब v अगर मैं लिखता हूं तो इसको बच्चों आप ऐसे लिख सकते हो, v नॉट टी प्लस आर अपॉन वी नॉट आर, रिवर्स कर दो तो v इक्वल टू वी नॉट आर अपॉन वी नॉट टी प्लस आर। ये आ गया अपना। अब इन्होंने पहला ऑप्शन जो दिया है उसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो ये मैच कर जाएगा। पहले ऑप्शन को थोड़ा सा अरेंज करोगे वो मैच कर जाएगा। बच्चों बताओ फर्स्ट में कहीं कोई दिक्कत? ओके हाँ आप कुछ कह रही थी दीप्ति। सी ऑप्शन, सी आपने कैसे निकाला है? वी डी बी बाई डी एस। सही है, सही है। बच्चों देखो ये वाला पार्ट क्लियर है। अब हमें दूसरा आंसर बच्चों डिस्टेंस के फॉर्मेट में चाहिए, तो इसको जो मैंने dv बाई dt लिखा है उसकी जगह बच्चों में क्या लिख दूंगा, माइनस का v dv बाई ds, v स्क्वायर बाई r। तो v बच्चों कट गया। अब dv अपॉन v माइनस का ds बाई r। वही बच्चों जब डिस्टेंस जीरो है तो वेलोसिटी v नॉट, जब डिस्टेंस s है तो वेलोसिटी v। 1 बाई वी का बच्चों log v, v नॉट से v, इसका माइनस का s बाई r, जीरो से s, तो बच्चों log v बाई v नॉट माइनस का s बाई r। तो बच्चों थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं, v नॉट ई रेज पावर माइनस का s बाई r। अब एक बार बच्चों दोनों पार्ट देखो। एक केस में बच्चों टाइम के फॉर्मेट में चाहिए था तो मैंने dv बाई dt रखा माइनस लगा के। एक केस में डिस्टेंस के फॉर्मेट में चाहिए था तो इसी चीज को बच्चों मैंने v dv बाई ds लिख के सॉल्व किया। चेक करो बच्चों कहीं कोई कंफ्यूजन लग रहा हो? क्लियर है बच्चों? कर लो बच्चों इतना, और जिसका हो गया हो उससे मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं।
बच्चों इसी सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन 7, बच्चों एंगल निकालना है, एक बार ट्राई कर लो फिर मैं डिस्कस करता हूँ। बाकी बच्चों इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही हो आप आराम से पूछें, इस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। सर माइनस तो कोई भी टाइम ले सकते हैं ना? हाँ उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो कहीं भी लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चों इसे हटा देता हूँ, इसमें कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक। क्या किया है मुझे बताओ? वेलोसिटी दिया हुआ है, उसको डिफरेंशिएट करके हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। डिफरेंशिएशन कैसे किया है? डीवी बाई डी टी। वी डी वी डी एस ठीक है आ से आ जाएगा, गया। उसके बाद हम वो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के लिए वी स्क्वायर बाय सही है आ जाएगा आ जाएगा, फिर एंगल। सही है। बच्चों देखो तुम्हें दे रखा है वेलोसिटी ए रूट एस, तो अगर मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए तो वी डी वी बाई डी एस, तो v तो वही हो गया। अब a वैसा का वैसा, रूट एस का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एस, कई बार बच्चों मैंने बताया। तो फाइनली बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तुम्हारे पास ये आ गया, v dv बाई डी एस से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये आ गया। अब अगर मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखता हूं तो v स्क्वायर बाई आर, तो a स्क्वायर एस अपॉन आर, ये सेंट्रीपिटल आ गया। अब एंगल बच्चों शायद वेलोसिटी से पूछा है ना, तो यहां सेंट्रीपिटल यहां टेंजेंशियल, तो ये एंगल इनडायरेक्टली हमसे पूछा है। तो बच्चों अब परपेंडिकुलर हम इसको मानेंगे, तो अब टेन अल्फा बच्चों अपने पास जो होगा वो दिस बाई दिस, तो ए स्क्वायर एस अपॉन आर, और उसको डिवाइड करोगे तो ए स्क्वायर 2, ये कट गए। तो फाइनल आंसर बच्चों तुम्हारे पास 2s बाई आर। बच्चों फिर समझो, हमें v एज ए फंक्शन ऑफ s दिया है, तो टेंजेंशियल v dv बाई डी एस से ही आ गया। सेंट्रीपिटल v स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीपिटल बच्चों v स्क्वायर बाई आर, तो v की जगह मैंने ये रखा, बस फिर एंगल निकालने के लिए बच्चों इस तरह से कर लिया। चेक करो बच्चों कहीं कोई डाउट लग रहा हो। चले आगे बच्चों, ठीक है, ठीक है ना बच्चों, देख लो आराम से, ठीक है। तो
तो बच्चों जो अभी तक हमने इसमें डिस्कशन किया उसे हम अगर क्लासीफाई करें तो बोलते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो इसमें जैसे हमने काइनेमेटिक्स में जो फॉर्मूले देखे थे लगभग लगभग वही चीजें हम यूज करते हैं। अब बच्चों जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो बच्चों इसके बाद आप हेडिंग लिख लो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, इतना क्लियर है। अब इसे बच्चों मैं हटा देता हूं, फिर ये क्लियर है। अब सबसे पहले बच्चों मैं चीजें आपको समझा रहा हूं, फिर बाद में आपको एक साथ लिखवा दूंगा। तो अभी बच्चों केवल समझो, फिर बाद में हम लिख लेंगे। बच्चों सर्कुलर मोशन में क्या होता है, चाहे कैसा भी सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म दो ही होंगे, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म दो ही तरह के सर्कुलर मोशन होंगे, लेकिन दोनों ही सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए ही चाहिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए ही चाहिए। टेंजेंशियल हो ना हो चल जाएगा, लेकिन सेंट्रीपिटल तो पक्का चाहिए ही चाहिए। अब बच्चों अगर कहीं भी एक्सेलरेशन होगा तो वो बिना फोर्स के नहीं हो सकता। अगर एक्सेलरेशन कहीं भी है इसका मतलब फोर्स होना ही चाहिए। तो बच्चों सर्कुलर मोशन कभी भी बिना फोर्स के पॉसिबल हो ही नहीं सकता। कैसा भी सर्कुलर मोशन हो वो बिना फोर्स के पॉसिबल नहीं हो सकता। हम रियल लाइफ में अगर सर्कुलर मोशन देखें तो रस्सी से बांध के एक पत्थर को घुमा रहे, तो यहां रस्सी जो है वो टेंशन फोर्स लगाएगी, वो अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर देगी। और बच्चों अगर देखोगे आप कार से ऐसे टर्न ले रहे सड़क पे, तो फ्रिक्शन आपको वो काम प्रोवाइड कर देगा। उसके अलावा बच्चों अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा, तो वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो काम प्रोवाइड कर देगा। सैटेलाइट प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहे हैं तो वहां ग्रेविटेशन प्रोवाइड कर देगा। तो कंक्लूजन ये है बच्चों, सर्कुलर मोशन विदाउट फोर्स के पॉसिबल नहीं। अब उसमें भी बच्चों ये क्लियर है कि ये तो पक्का होगा ही होगा। तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है कि रिजॉल्व कैसे करना। तो वो चीज बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि सर्कल का कभी भी क्वेश्चन और भी तरीकों से सॉल्व हो जाएगा बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूं। आपके लिए जो सबसे बेस्ट है बस वही बता रहा हूं। तो हमेशा हमेशा आपको सबसे पहले क्या करना है, एफवीडी बनाओगे। क्या बनाओगे? एफवीडी। ठीक है, फिर सेंटर पता करोगे। क्या पता करोगे? सेंटर। फोर्सेस को सेंटर के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर ही रिजॉल्व करना। वापस समझो, सेंटर के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर ही रिजॉल्व करना। किसी और तरीके से रिजॉल्व करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, आंसर नहीं आएगा। हालांकि उससे भी आंसर आ जाएगा बट प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, अननेसेसरी मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूं। तो आप अपने लिए मान के चलो कि सेंटर के अलोंग और परपेंडिकुलर ही रिजॉल्व करना। सर्कल का कोई भी क्वेश्चन हो, सेंटर के अलोंग एंड परपेंडिकुलर ही रिजॉल्व करना। अब सेंटर के अलोंग जो भी नेट फोर्स होगा, जैसे नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो सेंटर के अलोंग जो भी नेट फोर्स होगा दैट इज मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंट के अलोंग जो नेट फोर्स होगा मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समझ गए बच्चों? तो अब बच्चों डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन इतना लिख लिया। उसके बाद बच्चों लिख लो स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो पहली स्टेप, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, फाइंड सेंटर, रिजॉल्व फोर्सेस अलोंग द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू सेंटर, नेट फोर्स अलोंग सेंटर, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिपेंड ऑन क्वेश्चन, v स्क्वायर बाई r, ओमेगा स्क्वायर r, वो आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके अलावा बच्चों एफ नेट टेंजेंशियल वो हो जाएगा मास इनटू
टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो सेंटर के अलोंग नेट फोर्स मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, टेंजेंट के अलोंग नेट फोर्स मास इनटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सेंटर के अलोंग एंड परपेंडिकुलर ही रिजॉल्व करना है, किसी और डायरेक्शन में रिजॉल्व नहीं करना। तो जब v के टर्म्स में हो तो एम वी स्क्वायर बाई आर यूज कर लो, ओमेगा के टर्म्स में हो तो एम ओमेगा स्क्वायर आर यूज कर लो। ठीक बच्चों, कर लो इतना। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हम इस पे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, तो वो समझो। इस तरह से बच्चों लिख लो, हटा दो इसे। एग्जाम्पल बच्चों ऐसे लिख लो, सिस्टम इज इन स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, देन टेंशन इन, देन फाइंड टेंशन इन ईच केस। तो बच्चों जो सिस्टम हम आगे बना रहे हैं वो सारे के सारे स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो बच्चों स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन हो सकता है या ग्रेविटी फ्री स्पेस, उस तरह से दोनों चीजें हो सकती हैं, तो सेम चीज रहती है। तो सिस्टम इज इन स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, देन फाइंड टेंशन इन ईच केस। ठीक है, अब बच्चों इतना नोट कर लिया ना? ठीक है। फर्स्ट बच्चों जैसे ये रस्सी है, रस्सी को बच्चों ऐसे, यही स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो उस पे ऐसे घुमा रहे, जैसे यही स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उस पे एक पत्थर को बांध के ऐसे घुमा रहे। तो बच्चों पत्थर को बांध के ऐसे घुमा रहे हैं, तो पत्थर का mg कहाँ लगेगा? नीचे, नॉर्मल ऊपर। तो mg नॉर्मल बैलेंस हो जाएंगे, उनकी दिक्कत नहीं है। तो ये बच्चों एक तरीके से टॉप व्यू है। ऊपर से देखोगे तो इस तरह से रस्सी है, L लेंथ है, ठीक है। तो बच्चों mg अंदर की तरफ लगेगा, नॉर्मल ऐसे ऊपर की तरफ। तो क्रॉस का मतलब अंदर, डॉट का मतलब बाहर, और mg और नॉर्मल अपने बैलेंस हो जाएंगे, तो उनसे मतलब नहीं है। अब बच्चों आपको टेंशन निकालनी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बोलो। m, ठीक है, पर प्रॉब्लम ये कि इसमें से v दिया है, तो हम mv स्क्वायर बाई एल लिखेंगे। तो बच्चों अब पहली स्टेप fvd, तो mg अंदर, नॉर्मल ऊपर, वो नहीं दिखा है, टेंशन इधर। तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स F नेट सेंटर, मास इनटू सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स है T, मास, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन v स्क्वायर बाई एल, और अगर किसी केस में ओमेगा के टर्म्स में हो तो m ओमेगा स्क्वायर एल। चेक करो बच्चों, कोई दिक्कत हो? ठीक है। अब बच्चों इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं वो समझते हैं। पहले ये बताओ, T इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर या m ओमेगा स्क्वायर आर, ये क्लियर है? ठीक है। अब बच्चों इसमें से आपको कोई एक चीज मिस कर देंगे, मान लो टेंशन दे दी, स्पीड मिस कर दिया, बाकी दे दिया, कर सकते हो। ओमेगा मिस कर दिया, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर मान लो बच्चों टेंशन आपसे पूछा है, लेकिन ओमेगा को थोड़ा घुमा के दे दिया। मान लो ओमेगा दे दिया जैसे 30 आरपीएस, तो आरपीएस का मतलब फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा क्या लिखोगे? 2 पाई एफ लिख सकते हो, या आरपीएम में दे दिया तो कन्वर्ट करके लिख सकते हो। तो अगर ओमेगा थोड़ा बहुत घुमा फिरा के दे रहे हैं वो आप कर सकते हो, ये चीज क्लियर है। अब एक पैटर्न बच्चों फिर इसमें ये बनाते हैं कि आपको बोल दिया कि रस्सी मैक्सिमम मान लो 500 टेंशन झेल सकती, रस्सी मैक्सिमम 500 टेंशन झेल सकती है। तो बच्चों उसे देखो, स्पीड बढ़ाओगे तो टेंशन बढ़ती जाएगी,
तो बहुत ज़्यादा स्पीड कर दोगे तो 500 क्रॉस कर जाएगी, रस्सी टूट जाएगी। तो आपसे बोलेंगे कि भाई मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, तो टेंशन की जगह 500 लेके सॉल्व कर लो, वो आ जाएगा। मैक्सिमम ओमेगा क्या हो सकता है वैसे ही निकल आएगा। ओमेगा की जगह राउंड पर मिनट या राउंड पर सेकंड कुछ पूछते हैं, वो सब ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों डेटा बेस्ड इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम आराम से कर सकते हैं। बताओ बच्चों, इसमें कोई कंफ्यूजन? चले आगे, इसके सारे पैटर्न वाले क्वेश्चंस क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चों ये समझो, मान लो एक ये सब कुछ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही है और ये अपने पास टॉप व्यू है। तो ये पार्टिकल बच्चों हम घुमा रहे हैं ऐसे, तो ये ऐसे घूमेगा, ये बच्चों ऐसे घूमेगा। एल एल लेंथ की रस्सी है, इधर वाले में T1 इधर वाले में T2, इसके मास m m ओमेगा से घुमा रहे हैं। अब बच्चों T1 T2 दोनों टेंशन हमें निकालनी। तो बच्चों mg नॉर्मल अभी भी बैलेंस है तो उनसे मतलब नहीं है, या बच्चों आपको बोल देंगे ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो mg नॉर्मल का मतलब नहीं है। अब बच्चों इसे ट्राई करो, देखते हैं। T1 T2 तुम्हें निकालना है। कर लिया? बोलो मुझे T2 क्या है और T1? देखते हैं भी, हाँ आपका T2 सेम ठीक लग रहा है मुझे, बाकी अभी देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखो mg नॉर्मल बैलेंस है उससे मतलब नहीं, हम इस पे फोकस करते हैं, इस पे। तो इसके लिए सेंटर की तरफ नेट फोर्स, सेंटर की तरफ नेट फोर्स मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो T2 मास। अब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर और इसकी रेडियस है 2l, क्योंकि ये 2l रेडियस में घूम रहा, तो T2 मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, खत्म, एक आंसर। अब बच्चों इसके लिए जब हम देखेंगे तो इधर T1 टेंशन हमेशा बॉडी से दूर, तो इसके लिए इधर। अब बच्चों सेंटर अपना ये है, सेंटर ये है, तो सेंटर की तरफ ये है, ये उससे दूर है, तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स, सेंटर की तरफ नेट फोर्स बच्चों क्या है, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो T1 माइनस T2 मास, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बच्चों ये L रेडियस में घूम रहा है, तो ये, तो T1 इक्वल टू T2 की वैल्यू बच्चों का रख दूं 2m ओमेगा स्क्वायर L प्लस m ओमेगा स्क्वायर L, तो फाइनली बच्चों 5m ओमेगा स्क्वायर L, खत्म। बोलो बच्चों कहीं कोई 5 नहीं सॉरी 3m ओमेगा स्क्वायर L। बताओ बच्चों कहीं कोई दिक्कत लग रही है? बताता हूं, देखो कंसेप्ट अपना क्या होता है कि सेंटर की तरफ जो भी नेट फोर्स होगा, जैसे F नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो वैसे ही सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स होगा दैट इज मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहां अपना सेंटर है, तो सेंटर की तरफ T1 है, T2 उससे दूर है, तो नेट सेंटर जैसे मान लो ये 50 है ये 15 है, तो नेट सेंटर की तरफ क्या मानोगे 50 माइनस 15, तो सेंटर की तरफ नेट T1 माइनस T2 वो मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर होगा। समझ पाए नितिन? बोलो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? चले आगे, ठीक है बच्चों इसे मैं हटा दूं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है बच्चों मैं हटा रहा हूं इसे, ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चों देखो, ये भी बच्चों वही स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, पहले ही मैंने बता रखा है, ये केस 3 मान लो, केस 3 वो केस 2 मान लो। यहां बच्चों क्या है, रॉड है जिसका मास m लेंथ l, रॉड है मास m लेंथ l। तो बच्चों जैसे यही रॉड है,
ये मान लो बच्चों स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है या सरफेस है, उस पे इसको ऐसे घुमा रहा, ठीक है ना, इस तरह से रॉड है, उसको ऐसे स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल या सरफेस पे घुमा रहा। अब बच्चों x डिस्टेंस पे, सेंटर से x डिस्टेंस पे हमें t निकालना है। बच्चों ये जैसे अपने इस तरह से घूम रही है, समझ गए ना, पूरी रॉड ऐसे घूमेगी और ये टॉप व्यू है। रॉड का मास m, लेंथ l। तो एक बार थोड़ा सा ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। पता नहीं मुझे बस अप्रोच बताओ क्या किया। यूनिटरी मेथड नहीं लगा, अच्छा चलो मैं पर यूनिट मास निकाल लिया, वो सही है। Okay, और कोई तरीका यही लगेगा, ट्राई करो एक बार। देखो यूनिटरी मेथड हम लगा सकते हैं, लेकिन वो तब लगता है जब टेंशन लीनियरली वेरी करे। यहाँ प्रॉब्लम ये कि टेंशन लीनियरली वेरी नहीं करेगी, तो उस वजह से प्रॉपर यूनिटरी मेथड हम नहीं लगा सकते। ठीक, दिखता भी। खाली एक क्या हो, रुको लिख लेता हूँ मैं, एम ओमेगा स्क्वायर टू एल। गड़बड़ लग रहा है। चलो बच्चों मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। देखना बच्चों, देखो बच्चों थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसके एक्चुअल में दो मेथड हो जाते हैं। इसी क्वेश्चन को बच्चों सेंटर ऑफ मास से भी कर सकते हैं, उससे थोड़ा आसानी से हो जाता है। सेंटर ऑफ मास से किया जा सकता है, बट अभी मैं सेंटर ऑफ मास वाला डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो सेंटर ऑफ मास में देख लेंगे। ऐसे पिछला वाला क्वेश्चन जिसमें दो पार्टिकल्स थे, उसको भी सेंटर ऑफ मास से किया जा सकता है, पर अभी हम मान लो एक नॉर्मल अप्रोच से करते हैं। तो बच्चों लॉजिकली बताओ टेंशन यहाँ ज़्यादा होगी या उधर। तो देखो यहाँ अगर मैं टेंशन निकालता हूँ तो क्या होगी, पास में ज़्यादा, पीछे उसके कुछ है ही नहीं, तो उसको किसी को घुमाने ही नहीं है। तो अगर मैं बिल्कुल आखिरी पॉइंट पे टेंशन पूछता हूँ तो क्या है, जीरो, कोई घुमाने के लिए उसको कोई दिक्कत ही नहीं। समझ पाए बच्चों। तो अब वापस समझो बच्चों, ये और ये कहाँ पे टेंशन ज़्यादा होगी, पास की तरफ। जैसे जैसे दूर जाओगे टेंशन कम होगी। अब मैं क्या करता हूँ, x पे जाके एक dx विड्थ का एलिमेंट कंसीडर करता हूँ। तो अब जो ये dx विड्थ का एलिमेंट है, इस पे अगर मैं देखता हूं तो यहां टेंशन T, टेंशन हमेशा बॉडी से दूर, यहां टेंशन T प्लस dt, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, वो अपने आप माइनस में आ जाएगी, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे तो T माइनस dt लिख सकते हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ठीक है। तो T इधर T प्लस dt, T प्लस dt। अब कंसेप्ट अपना क्या है, सेंटर की तरफ नेट फोर्स, मास इनटू सेंटीपिटल एक्सीलरेशन।
तो ये सेंटर की तरफ है, ये दूर है, तो सेंटर की तरफ ये हो गया मास इनटू सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन। तो बच्चों ये किस रेडियस में घूम रहा है, x, तो मास और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर x। अब इसका मास लिखते हैं, तो मास बच्चों लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा बाद में रख देंगे इनटू dx। बोलो बच्चों ये क्लियर है? तो बच्चों यहां से आ गया माइनस dt लैम्डा ओमेगा स्क्वायर x dx। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? अब सॉल्व करते हैं, तो माइनस dt का इंटीग्रेशन लैम्डा कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट x dx। अब बच्चों यहां लिमिट थोड़ा ध्यान से रखनी पड़ेगी, तो वो समझो बच्चों, जब लेंथ l है, जब मतलब x की वैल्यू l है तो टेंशन जीरो है, जब ये l है तो टेंशन जीरो है, और जब x है तो हमें निकालना है माइनस टी माइनस जीरो लैम्डा ओमेगा स्क्वायर बच्चों एक्स स्क्वायर बाई टू, एल से x, तो बच्चों लैम्डा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एल स्क्वायर बाई टू माइनस टी। तो t बच्चों यहां से आ जाएगा लैम्डा को जैसे मास बाई लेंथ ओमेगा स्क्वायर टू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्मेट में बच्चों आना चाहिए। एक बार बच्चों इतना कंप्लीट कर लो, मैं वापस फिर से डिस्कस कर लूँ। ठीक है बच्चों, बच्चों इतना क्लियर है भाई? अब बच्चों एक बार मैं वापस बता रहा हूँ, तो वो समझो बच्चों, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे टेंशन कम होगी, तो यहाँ टेंशन जीरो होगी, यहाँ कुछ होगी। तो अब यहाँ मैंने t माना, यहाँ t प्लस डी टी। तो बच्चों बेटर ये होता है जहाँ x इंक्रीज हो रहा है वहाँ आप प्लस कर लो, वरना ये रहता है कि कहीं ना कहीं आप माइनस की मिस्टेक कर दोगे, तो वो कर सकते हो, वरना वैसे भी कर लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस माइनस दिस, सेंटर यहाँ कहीं, सेंटर बच्चों यहाँ कहीं, तो दिस माइनस दिस मास इनटू एक्सीलरेशन, ये आ गया। अब लिमिट बच्चों इंपॉर्टेंट है, जब x l है तो टेंशन जीरो और x पे t, बस वैल्यूज रख दोगे आ जाएगा, लैम्डा की जगह मास बाई लेंथ। बताओ बच्चों इसमें अभी कोई दिक्कत? चले आगे बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चों देखो, फिर इससे बच्चों मैं हटा रहा हूं। इसमें बच्चों क्या है, जैसे एक वायर मान लो, वही स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन में सारी चीजें, केस 4 स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन में सारी चीजें। तो बच्चों एक रिंग मान लो,
जैसे चूड़ी या कड़ा मान लो, उसको तुमने यूं घुमा दिया, उसको तुमने ऐसे घुमा के छोड़ दिया, तो वो बहुत तेजी से ऐसे घूम रहा है। तो बच्चों आप ऐसे समझो जैसे मेला में अगर झूला हो, जैसे इस तरह से देखा हो, छोटे बच्चों का झूला रहता है, उसमें ऐसे कुछ एनिमल्स ऐसे टंगे रहते हैं, उस पर बच्चे को बिठा देते हैं, तो जब वो घूमता है तो ये अंदर की तरफ जाता है या बाहर? बाहर। तो ऐसी बच्चों एक रिंग को अगर तुम यूं घुमा दोगे तो उसका जो मास या मान लो जो चीजें हैं वो ऐसे बाहर की तरफ जाना चाहेंगी, बाहर की तरफ जाना चाहेंगी, लेकिन बंधी हुई हैं आपस में तो जा नहीं पाएंगी। तो उसके अंदर एक इंटरनल टेंशन डेवलप हो जाएगी। जैसे मान लो इसी इसी को रिंग मान लो, मैं ऐसे घुमाऊंगा तो इसका जो मेटल है वो दूर जाना चाहता है पर जा नहीं पाएगा, तो अंदर ही अंदर उसमें एक टेंशन डेवलप हो जाएगी। तो वही सिचुएशन है, रिंग है ये, उसके लिए मास पर यूनिट लेंथ म्यू दे दिया, म्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट नहीं है, क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। चाहो तो लैम्डा मान लो, अगर म्यू से कंफ्यूजन हो तो लैम्डा कर देता हूँ, चलो ठीक है, क्योंकि लैम्डा हम ज़्यादा यूज करते हैं तो इसको लैम्डा कर देता हूँ, ठीक। हाँ, अब बच्चों इसमें लिख लो फाइंड इंटरनल टेंशन इन रिंग, फाइंड इंटरनल टेंशन इन रिंग। फाइंड इंटरनल टेंशन इन रिंग। करो बच्चों एक बार। म्यू ओमेगा स्क्वायर, देख लेते हैं, पता नहीं क्या किया है, मुझे बताओ थोड़ा सा। ठीक है, ओके, मास तो आ जाएगा। टेंशन बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर, वो किस लॉजिक पे किया है? तो टेंशन पूरी नहीं देगी, टेंशन का एक कंपोनेंट देगा, टेंशन का पूरा एक वो नहीं देगा। मैं बताता हूँ, देखो बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बच्चों समझो, ये पूरी की पूरी रिंग ऐसे खिंची हुई सी रहेगी, तो इसका अगर मैं एक छोटा सा हिस्सा लेता हूँ थीटा, तो उसके दो हिस्से कर दिए, थीटा बाई टू, थीटा बाई टू, तो इसको वो इधर खींचेगी, इसको इधर खींचेगी। अब बच्चों देखना, देखो ये थीटा बाई टू है, ज्योमेट्री लगाओगे तो बच्चों ये एंगल तुम्हारा थीटा बाई टू आ जाए, ये भी थीटा बाई टू आ जाए, तो जिससे एंगल टच होता है तो टी कॉस थीटा बाई टू, टी कॉस थीटा बाई टू,
इधर t साइन थीटा बाई 2, t साइन थीटा बाई 2 तो 2t साइन थीटा बाई 2। तो बच्चों ये अप्रोच आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होती है। जब भी रिंग से रिलेटेड कई बार मैग्नेटिक फील्ड वगैरह बहुत जगह ये चीज़ हम यूज़ करते हैं, तो आगे भी बच्चों इसी तरह का पैटर्न हम यूज़ करेंगे कि टी टी वो ऐसे ही रहता है हमेशा। तो 2t साइन थीटा बाई 2 ये चीज़ क्लियर है। अब सेंटर बच्चों ये है सेंटर, और मान लो बच्चों ये ऐसे ओमेगा से घूम रही है, तो ये जो छोटा सा एलिमेंट है वो भी अपना ओमेगा से घूम रहा है, तो इसके लिए सेंटर की तरफ नेट फोर्स ये हुआ है। तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स एफ नेट सेंटर मास इनटू सेंटीपिटल एक्सीलरेशन, तो सेंटर की तरफ फोर्स 2t साइन थीटा बाई 2। बच्चों एंगल बहुत कम है तो इसको थीटा मान सकते हो। मास लेंथ बच्चों ये लेंथ कितनी होगी r थीटा इंटू लीनियर मास डेंसिटी, मास लेंथ इंटू लीनियर मास डेंसिटी, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर r। तो बच्चों देखो 2 से 2 कट गया, थीटा से थीटा कट गया, t तुम्हारे पास निकल के आ गया लैम्डा ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, t तुम्हारे पास हो जाएगा लैम्डा ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। एक बार बच्चों पूरा क्वेश्चन चेक करो, कहीं कोई दिक्कत हो पूछो, बाकी मैं एक बार वापस फिर डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों ये अप्रोच हम आगे भी बहुत जगह यूज करते हैं, सब में यही फंडा रहता है, 100% यही फंडा रहता है और ऐसे ही किया जाता है। बोलो नितिन कोई दिक्कत हो? बताता हूँ, देखो एक का मास कितना है लैम्डा, एक का मास लैम्डा, तो दो का 2 लैम्डा, 5 का 5 लैम्डा, x का x लैम्डा। तो उस लेंथ का मास हमें लिखना है, तो उसकी लेंथ हम कैसे लिखेंगे, जैसे थीटा होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो आर्क लेंथ हो जाएगी रेडियस इंटू थीटा, तो आर थीटा इंटू लैम्डा। एक का मास लैम्डा, लेंथ कितनी है आर थीटा, तो आर थीटा इंटू लैम्डा। और बोलो कोई दिक्कत? अब बच्चों वापस समझो, इधर टी कॉस कॉस साइन साइन, साइन वाले जुड़ के ये कट गए, तो सेंटर की तरफ फोर्स मास इनटू सेंटीपिटल एक्सीलरेशन, सेंटर की तरफ फोर्स 2t साइन थीटा बाई 2 को ये लिख दिया। मास कैसे लिखा है, लेंथ इनटू लीनियर मास डेंसिटी सेंटीपिटल एक्सीलरेशन, ये कट पिट के आंसर बच्चों ये आ गया। अब बच्चों देखो कोई कंफ्यूजन लग रहा हो, इतना क्लियर है बच्चों? ठीक है, इसे बच्चों फिर मैं हटा देता हूँ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक, एक बार मॉड्यूल में देखता हूँ कुछ हो इसमें, क्लियर है ना बच्चों? ठीक, ओके बच्चों एक क्वेश्चन जैसे आप देखो इसमें पेज या 4 एक्सरसाइज, इसमें 7th नंबर क्वेश्चन एक बार ट्राई करो। हाँ सेंटीपिटल होगा मेरे हिसाब से, मैं रीड करता हूँ। हाँ एक सेकेंड। A particle is moving with uniform speed along circumference of a circle of radius r under the action of a central fictitious force। fictitious का मतलब ये काल्पनिक फोर्स है F।
पर आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको तो क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए. विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, इट्स टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना. तो बच्चों वो सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है, सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है. हाँ आदित्य बताओ तुमने कैसे किया. सही है. बच्चों देखो समझना, पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो आर कितना बोला है क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो कुछ k बाई आर क्यूब होगा, k बाई आर क्यूब होगा. अब सेंटर की तरफ नेट फोर्स मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंटर की तरफ नेट फोर्स बच्चों k बाई आर क्यूब मास, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बच्चों ओमेगा स्क्वायर आर. सेंटर की तरफ फोर्स मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. अब बच्चों मुझे ओमेगा चाहिए, तो यहां से देखना बच्चों, ओमेगा मेरे पास आ गया k बाई एम आर की पावर 4 का अंडर रूट यानी कि 1 बाई आर स्क्वायर. तो ओमेगा बच्चों 1 बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ गया. ओमेगा बच्चों मेरे पास होता है 2 पाई बाई टी. ओमेगा याद करो बच्चों 2 पाई बाई टी. तो ओमेगा बच्चों इसके प्रोपोर्शनल है, तो टी अपना आ जाएगा आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल. टी आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल यानी कि सेकंड वाला अपना ठीक है. चेक करो बच्चों कहीं कोई दिक्कत लग रही हो. तो फोर्स k बाई आर क्यूब दिया है, m ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा निकाला ओमेगा 2 पाई बाई टी, तो टाइम पीरियड आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल. बोलो बच्चों इसमें अभी कोई कंफ्यूजन? ओके ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है. चेक. अब बच्चों वापस से देखना, हेडिंग बच्चों लिख लो कॉनिकल पेंडुलम. कॉनिकल पेंडुलम, कॉनिकल पेंडुलम. ठीक है. तो बच्चों समझो लाइक जैसे यही है, इसको अगर मैं ऐसे ऑसिलेट करवा रहा हूं तो इसको हम एक सिंपल पेंडुलम बोल सकते हैं. इसको हम क्या बोल सकते हैं? सिंपल पेंडुलम. लेकिन बच्चों ये अगर मान लो मैं इसको ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूं तो आप रस्सी देखोगे तो एक कौन जैसा बन रहा है. तो अगर प्रॉपर पार्टिकल होगा तो वो सही बन जाएगा, पर फिर भी एक कौन जैसा शेप रस्सी बना रही है. तो अगर पार्टिकल ऐसे घूमता है तो इस चीज को हम क्या बोल देते हैं? कॉनिकल पेंडुलम. समझ गए ना बच्चों? तो जो अभी मैंने डिस्कस किया कॉनिकल पेंडुलम का डायग्राम कैसा होगा बच्चों, समझ गए ना? ठीक है. अब जो मैंने आपको बताया वो तो रस्सी के लिए. अब रस्सी के अलावा कई बार और सिमिलर सिचुएशंस बन सकती हैं. जैसे बच्चों देखना, जैसे बच्चों ये मान लो एक मान लो बच्चों इस तरह से एक, ठीक है, एक मान लो बच्चों ऐसे कटोरा जैसा है, गोल आधा कटोरा मान लो. अब इसमें एक पार्टिकल को हमने ऐसे धक्का देके घुमा के छोड़ दिया तो वो ऐसे घूमता रहेगा. स्मूथ है सब कुछ, तो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है. बच्चों इसकी रेडियस मान लो स्मॉल आर, वो ऐसे घूम रहा है. यहां पे बच्चों क्या लगेगा? नॉर्मल. हमेशा सरफेस की नॉर्मल, तो वो रेडियस ही बच्चों नॉर्मल हो जाता है. यहां क्या लगेगा? mg. ऐसा हो सकता है. इसके अलावा बच्चों अगर देखोगे तो ऐसी सिचुएशन बच्चों बन सकती है कि जैसे मान लो ये है, ठीक है. तो बच्चों ऐसे कौन है, कौन इन्वर्टेड कौन मान लो, इसमें पार्टिकल को ऐसे धक्का देके छोड़ दें तो वो भी ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा. इसमें भी mg नॉर्मल वही सारे फंडे.
क्लियर है? कई बार बच्चों क्या करते हैं, ऐसे एक रिंग ले ली, रिंग में बच्चों एक मोती जैसा कुछ फंसा दिया, मोती जैसा कुछ इसमें फंसा दिया। अब बच्चों इसको ऐसे घुमा दिया तो ये घूमेगा, तो इसके साथ साथ बच्चों ये भी इस तरह से घूमेगा। इसमें भी देखोगे बच्चों वही इधर mg सेंटर की तरफ नॉर्मल, समझ गए बच्चों? और जो हम डिस्कस अभी करने वाले हैं सब में एक ही फंडा, एक ही तरीका लगता है, तो सबको बस में एक साथ ऐसे रिलेट करके डिस्कस कर रहा हूं कि बच्चों मान लो ये रस्सी से हमने बांधा, रस्सी से बांधा और पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है। मान लो बच्चों r रेडियस में ऐसे रोटेट कर रहा है, ये लेंथ है l, तो इस पे बच्चों क्या लगेगा mg और t। ठीक है बच्चों? तो बच्चों पहले इतना ड्रॉ कर लो, फिर मैं आगे चीजें डिस्कस करता हूं। तो बच्चों जो काम इसमें टेंशन कर रहा है, ये काम टेंशन वाला काम इसमें नॉर्मल करेगा। सारी चीजें बच्चों 100% सेम ही रहेंगी, तो इन सब में भी बच्चों वही फॉर्मूले, वही तरीका, वही आंसर, और भी बच्चों इससे मिलता जुलता कुछ हो तो उसमें हम सेम तरीका ही लगा सकते हैं, कोई अलग चीज नहीं है। ठीक है बच्चों? अब बच्चों मान लो मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, पर वही स्टेप्स, वही सारी चीजें बाकियों पे भी एप्लीकेबल है। ठीक है? बस ये कि जो काम यहाँ टेंशन कर रहा है वो वहां नॉर्मल करेगा, बाकी कोई फर्क नहीं। तो बच्चों हम स्टेप्स फॉलो करते हैं। इस पे अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो बच्चों दो तरह के फोर्स हैं, कॉन्टैक्ट और विदाउट कॉन्टैक्ट। विदाउट कॉन्टैक्ट अपना mg लगना ही लगना है, नीचे लगेगा। किस चीज के कॉन्टैक्ट में है? रस्सी। रस्सी क्या लगाएगा? टेंशन हमेशा बॉडी से दूर, खत्म, और कोई फोर्स इस पे नहीं। ये चीज क्लियर है? अब बच्चों लेट्स से ये एंगल बच्चों थीटा, तो ये एंगल थीटा। तो बच्चों अब वापस से देखो, पहली स्टेप FVD, दूसरी स्टेप बच्चों सेंटर पता करो, तो सेंटर बच्चों ये रहा। तीसरी स्टेप बच्चों फोर्स को सेंटर के अलोंग एंड परपेंडिकुलर ही रिजॉल्व करना। तो बच्चों बताओ mg सेंटर के अलोंग या परपेंडिकुलर? कोई कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? परपेंडिकुलर। तो वो परपेंडिकुलर है तो उसको टच करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? टेंशन देखोगे तो ना तो अलोंग है ना परपेंडिकुलर है, तो उसको तोड़ना पड़ेगा। तो उसको तोड़ोगे तो बच्चों वही तरीका है, t cos थीटा, इधर mg और इधर t sin थीटा। बाकियों में बच्चों n cos थीटा n sin थीटा, बस ये हो जाएगा
चीजें वही रहेंगी। अब बच्चों देखना, ये पार्टिकल इस तरह से मूव नहीं कर रहा, इस तरह से मूव नहीं कर रहा है, तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर, तो T cos थीटा mg। अब सेंटर की तरफ नेट फोर्स F नेट सेंटर मास इंटू सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। तो सेंटर की तरफ मान लो बच्चों, अगर मैं ओमेगा के टर्म्स में सॉल्व कर रहा हूं तो ये ओमेगा से घूम रहा है, वी के टर्म्स में तो वी लिख सकते हो, ठीक है। अब एफ नेट सेंटर टी साइन थीटा, मास और सेंटीपिटल एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर सेकेंड। बच्चों सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो टेन थीटा, टेन थीटा बच्चों तुम्हारे पास आ गया ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। क्लियर है? अब बच्चों इस ट्राइंगल से देखोगे तो मान लो ये हाइट मैंने h बोल दी, हाइट h बोल दी, तो टेन थीटा बच्चों r बाई एच, टेन थीटा बच्चों अपने पास क्या आ जाएगा r बाई एच, तो ओमेगा स्क्वायर r बाई जी, r r कट गए, तो ओमेगा बच्चों में लिख रहा हूं रूट g बाई एच। बच्चों ऐसा कोई फॉर्मूला जैसा नहीं है, बट फिर भी इसे थोड़ा याद रखना चाहो तो रख सकते हो, उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ओमेगा रूट जी बाई एच, बाकी बहुत ज़्यादा इसमें फॉर्मूले से मतलब नहीं है, क्योंकि बीच में से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको अप्रोच आनी चाहिए कि भाई ऐसे मूव नहीं कर रहा है, तो बीच से अगर टेंशन पूछ रहा है तो टेंशन क्या हो गया एम जी बाई कॉस थीटा। तो डिपेंड ऑन सिचुएशन हमसे कुछ भी पूछा जाए हम वो निकाल सकते हैं, तो केवल अप्रोच आनी चाहिए, फॉर्मूले का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है बच्चों, ओके। तो बच्चों इतना ही काफ़ी है इसमें, बाकी तो जो क्वेश्चंस रहेंगे हम उसके हिसाब से देख लेंगे, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। चलें आगे बच्चों, इसमें ये कर लिया सबने, ठीक है कर लो। जैसे बच्चों बस ऐसे ही देख के आंसर बताओ, लिखवा नहीं रहा हूँ। मान लो एक पार्टिकल बच्चों ऐसे सर्कल में घूम रहा है और एक इस सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। जैसे एक इस तरह से घूम रहा है, दूसरा वैसे घूम रहा है, किसका ओमेगा ज्यादा होगा? दोनों का सेम होगा, क्योंकि हाइट सेम है, तो हाइट सेम है तो वो ओमेगा अपना सेम ही हो जाएगा, ठीक है। बच्चों इतना कर लिया ना, हटा दो इसे, ओके। अब एग्जांपल बच्चों इसमें आप देखो, जैसे मान लो बच्चों ये रॉड है 5 मीटर की, इससे एक 5 मीटर की रस्सी बांध दी। बच्चों ये एंगल है मान लो 37, इसका मास मान लो बच्चों 2 kg टी, और इस रॉड को बच्चों मान लो ऐसे ओमेगा से घुमा, ओमेगा से घुमा, समझ गए ना बच्चों। एक रॉड ली, उससे फिर रस्सी बांधी और फिर उससे घुमा, ठीक है। हाँ रस्सी मासलेस ही है, जब भी कभी नहीं बताया जाए तो वो मासलेस ही है, और रॉड भी वो मासलेस ही मान के चलते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्लियर है? तो बच्चों करना क्या है, फाइंड टी एंड ओमेगा। तो बच्चों ऐसा नहीं कि हम पिछले वाले फॉर्मूले सीधे लगा दें, मेन कंसेप्ट बच्चों वो अप्लाई करना, फॉर्मूले अप्लाई करना जरूरी नहीं है, कंसेप्ट अप्लाई करना। तो अब बच्चों ट्राई करो, टी निकालना है और ओमेगा निकालना।
हाँ रॉड भी, जैसे रॉड से ही उसको बांध दिया तो रॉड को ऐसे घुमा रहे हैं तो पार्टिकल भी वैसे ही घूमेगा। कर लिया बच्चों? बोलो क्या आ रहा है? टेंशन 25 आगे 15/4 देख, ओके रूट 15/4 ठीक है। देखते हैं अभी और कोई बच्चों। हाँ गौरव तुम क्या कह रहे हो? की तो वही है, बस ओमेगा रूट 3/2 है। रूट 3/2 देख लेते हैं, मुझे पता नहीं अभी। और कोई बच्चों? देखते हैं बच्चों, देखो तरीका वही है, एफवीडी बनाओ, ये रहा 2G, सेंटर बच्चों यहाँ कहीं होगा तो वही टेंशन को ही तोड़ना है, तो जिससे एंगल टच होगा 40/5, इधर 3D/5 और mg हो गया 20, ऐसे मूव नहीं कर रहा तो 40/5 20, तो t 25 सही है। t कितना आ गया? 25। चेक करो बच्चों। अब सेंटर की तरफ बच्चों ये फोर्स है, सेंटर की तरफ बच्चों फोर्स क्या है? 3T/5, तो सेंटर एफ नेट सेंटर मास इनटू सेंटीमीटर एक्सीलरेशन, तो 3/5 और t कितना है? 25 m2 ओमेगा पूछा है, इसमें क्या पूछा है? ओमेगा, ठीक है तो ओमेगा के टर्म्स में लिख देते हैं ओमेगा स्क्वायर, और रेडियस देखोगे तो 5+3 रेडियस। चलो मैं बताता हूँ, एक बार लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। 5+3, अब देखते हैं 5 15 15 और 8 दूनी 16, तो बच्चों देखना अगर मैं कहीं मिस्टेक करूँ, 15/16 ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा रूट 15/4, ये सही है आपका। हाँ अब बोलो गौरव जो बोल रहे हैं। जैसे अगर रॉड घूम रही है साथ साथ वो स्ट्रिंग भी घूमते तो स्ट्रिंग तो एकदम सीधी हो जाएगी ना। नहीं वो देखो, अगर देखा जाए आप ये कह रहे हो कि स्ट्रिंग बिल्कुल इस तरह से पहुंच जाएगी, वो समझो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वो कभी नहीं होगा, बिल्कुल इनफाइनाइट एंगुलर स्पीड से घुमाओगे तब जाके ऐसा होगा। अगर उस पार्टिकल में कुछ मास है तो स्ट्रिंग हमेशा थोड़ी झुकी हुई रहेगी ही रहेगी, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड इनफाइनाइट से घुमाओगे तब जाके वो सीधी होगी, लेकिन वो अपने पास है ही नहीं। हमें तो क्वेश्चन में पहले ही 37 दे रखा है, तो उसी के हिसाब से सॉल्व करना। हाँ बच्चों बताओ अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही? तो बच्चों इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगेगा बट कंसेप्ट वही रहेगा, तो उस तरह से लग जाएगा। अब बच्चों जैसे आप क्वेश्चन अपने मॉड्यूल में देखो 4A एक्सरसाइज में 8, 4A एक्सरसाइज में क्वेश्चन 8, इसमें बच्चों कहीं दिक्कत लग रही हो तो पूछ लो। समझ गए ना बच्चों, जो कॉनिकल पेंडुलम हमने पढ़ा है कंसेप्ट वही लगाना। 4A एक्सरसाइज क्वेश्चन 8,
देख लेते हैं अभी। ओके हाँ बच्चों, देखते हैं एक बार। आप लोग बोल रहे हो सी, है ना? देखते हैं। पार्टिकल मास m, सीलिंग l, हॉरिजॉन्टल सर्कल l बाई रूट टू। तो बच्चों देखो, तुम्हें ये दिया है यहाँ l और ये है l बाई रूट टू, तो ये भी l बाई रूट टू ही होगा पाइथागोरस से, ये 45 होगा। ठीक है बच्चों, स्पीड पूछा है, कैसे भी निकाल सकते हो, अपने ऊपर है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे v इक्वल टू ओमेगा आर, ओमेगा बच्चों रूट जी बाई एच, एच एल बाई रूट टू, एच एल बाई रूट टू, और रेडियस भी बच्चों कितनी है, एल बाई रूट टू। रूट टू को अंदर अगर भेज दो या वो अपने ऊपर है, तो बच्चों रूट जी एल तो अलग हो गया, क्या आ जाएगा बच्चों? अच्छा आर के टर्म्स में, ठीक है। तो फिर आर के टर्म्स में, तो फिर आर के टर्म्स में कर लेते हैं। देखो बच्चों, रेडियस बच्चों एल बाई रूट टू है, तो ये आर, ये आर, तो ओमेगा रूट जी बाई एच, एच आर हो गया, और रेडियस भी आर है, तो रूट जी आर। ठीक है ना? आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, रूट जी आर। इसमें बच्चों कहीं कोई डाउट? ठीक है, सेकंड में 18। उसके बाद बच्चों इसमें एक सेकंड रुकना बच्चों, ओके बच्चों आप देखना 4B में फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 4B में फर्स्ट। ए बॉल ऑफ मास दिस अटैच लेंथ ये है, द बॉल रोटेट हॉरिजॉन्टल सर्कल, मैक्सिमम टेंशन ये है, मैक्सिमम पॉसिबल एंगुलर स्पीड बतानी है। जैसे बच्चों ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी,
चलिए बच्चों, बोलो बच्चों, आसान सा क्वेश्चन है, इतना टाइम लगा लिया। चलो बच्चों, मैं डिस्कस करता हूँ, चलो कर लो। डेटा भी ऐसा है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा वैसा डेटा नहीं है। बताओ बच्चों। चलो बच्चों देखो एक बार, बच्चों टी कॉस थीटा एम जी और टी साइन थीटा बच्चों किसके बराबर होगा? मास इनटू सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। टी साइन थीटा मास। अब रेडियस को बच्चों देखो, चलो देख लेते हैं क्या है। ये एल है, तो बच्चों रेडियस क्या होगी? एल साइन थीटा। रेडियस क्या होगी? एल साइन थीटा। रेडियस की जगह बच्चों ये, तो साइन थीटा कट गया, टी आ गया एम ओमेगा स्क्वायर एल। अब टेंशन बच्चों दी है 324, मास 0.5, ओमेगा स्क्वायर 0.5, तो ओमेगा बच्चों इसका अंडर रूट 18, नीचे 0.5 का 0.5, तो 18/0.5 36। समझ गए ना बच्चों? तो सिंपली इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। एक बार फिर देखो, इधर टी साइन थीटा एम ओमेगा स्क्वायर आर, और रेडियस को बच्चों लिख सकते हो एल साइन थीटा। साइन थीटा कट गया, ये आ गया। अब एम ओमेगा स्क्वायर, लेंथ 0.5, अंडर रूट लोगे तो इसका तो आ गया 18 और 0.5 के स्क्वायर का 0.5, तो बस 36। चेक करो बच्चों। बच्चों ये अटेम्प्ट कर लेना, फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड, 4A 4B। 4B में बच्चों फर्स्ट कर ही लिया है, सेकंड बच रहा है वो और कर लेना, ठीक है? तो बच्चों फिलहाल के लिए इसमें इतना ही रखते हैं, ठीक? तो इतना कर लेना, और मेरे हिसाब से अब 2 दिन बाद क्लास है तो उतना टाइम मिल जाएगा, कर लेंगे, ठीक है? तो बच्चों मिलते हैं फिर। थैंक यू बच्चों।